नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनेक आयरन। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। छत्तीसगढ़ पंजाब में किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन। खेती किसानी से जुड़े अध्यादेश को वापस लेने की मांग। कहा, इससे किसानों को फायदे की जगह उठाना पड़ेगा नुकसान। मजदूरों की कमी के बीच पंजाब में शुरू हुई धान की रोपाई। किसानों को ट्यूबवेल के लिए 8 घंटे मिलेगी बिजली। सीएम अमरिंदर सिंह ने की कोरोना से बचाव का ध्यान रखने की अपील। यूपी के झांसी जिले में कर्ज में डूबे किसान ने की खुदकुशी। पहले खेती में घाटा और फिर लॉकडाउन ने तोड़ी किसान की हिम्मत। एक सप्ताह के भीतर दूसरे किसान ने दी जान। और खरीफ की खेती पर मंडरा रहा है टिड्डियों का खतरा। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में टिड्डियों के नए दलों का हमला जारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और हरियाणा में भी देखी गईं टिड्डियां। बुलेटिन में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ और पंजाब में किसानों के आंदोलन की। 10 जून को किसानों ने कई मांगों के साथ प्रदर्शन किया। इसमें केंद्र की ओर से मंडी एक्ट, आवश्यक वस्तु कानून और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े अध्यादेश प्रमुख रहे। किसान संगठनों की शिकायत है कि मंडियों के बाहर अनाज की खरीद फरोख्त की छूट देने से किसानों को नुकसान होगा। कारोबारी फसलों की क्वालिटी से लेकर दाम तय करने तक में मनमानी करेंगे। वहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम से जमाखोरी बढ़ने का डर है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने से जमीन पर किसानों का हक कमजोर होगा। इससे नकदी फसलों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा विविधीकरण पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा किसानों और कंपनियों के बीच विवाद बढ़ने की भी आशंकाएं उठ गई हैं। किसान संगठन बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधन का भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे किसानों और गरीबों की बिजली महंगी होने का खतरा है। लॉकडाउन का बहाना बना के केंद्र की मोदी सरकार साडा खेती उत्पादक वणज वपार अध्यादेश 2020 लिया के ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ खेती मंडी ਆ ਉਹ कारपोरेट ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। खेती मंडी ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए किसान नेता छत्तीसगढ़ से संजय पराते जी जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। 10 जून को देशव्यापी किसानों की हड़ताल और वो विरोध कर रहे हैं जो ये 3 फैसले लिए गए हैं सरकार ने। क्या आपको लगता है, पिछले कई दिनों से हम तरह तरह के आंदोलन अभियान देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, और आपको लगता है कि इससे सरकार कुछ जागेगी, सरकार पर कुछ असर पड़ेगा आप लोगों की बातों का, आपकी मांगों का? अनिका जी, आपका ये सवाल बहुत ही वाजिब है और ये सवाल पूरे देश भर में बहस का विषय है कि क्या सोशल मीडिया के जरिए ही हम सब कुछ बदल सकने में संभव है, सक्षम है। मैं आपका ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जन लामबंदी का आज एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो निश्चित रूप से लोगों तक अपनी बात संप्रेषित करने के हमारे माध्यम भी बदलेंगे। तो हम सोशल मीडिया का उपयोग लोगों तक अपनी बात ले जाने के लिए जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा जो कैंपेन है वो सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा कैंपेन फील्ड में है। हमारे आह्वान पर पिछले 3 बार से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बहुत जल्दी आंदोलन कर रहे हैं। इस सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पीरियड है, तमाम देश में कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, कोरोना का खतरा मौजूद है। लोग घरों से निकलकर अपने आंगनों में, समूह में धरना दे रहे हैं। लोग गांव की गलियों में इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, खेतों में इकट्ठा होकर वो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे, मनरेगा स्थलों में ये आवाज उठा रहे। और मैं आपका ध्यान इस बारे में आकर्षित कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 27 तारीख को हम सब 26 संगठनों ने मिलकर जो आंदोलन किया था, छत्तीसगढ़ में 1 लाख किसानों ने इन आंदोलनों में हिस्सेदारी की। हम तो सोच नहीं सकते थे कि हम 26 संगठन मिलकर रायपुर में 1 लाख लोगों को सरकार की नीतियों के खिलाफ इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया के सहयोग से ही, उसके उपयोग से ही ये संभव हुआ कि लोग समूह में
जहां 5 के समूह इकट्ठा हो सकते थे, 50 के समूह इकट्ठा हो सकते थे, वो इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद किया है। और ये छोटे छोटे जो समूह में जो आंदोलन चल रहे हैं और हजारों जगह पर ये आंदोलन हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार जिन नीतियों पर चल रही है और उसके खिलाफ जो असंतोष बढ़ रहा है, सरकार का अलगाव बढ़ रहा है, इस लॉकडाउन पीरियड के बाद ये छोटे छोटे आंदोलन एक बड़े जन संघर्षों में तब्दील होने जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लस जो है लोगों के बीच की जमीनी लामबंदी, ये हमारे आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। संजय जी, ये बताएं कि जब देश के किसानों को हैंड होल्डिंग चाहिए थी, मदद चाहिए थी, तो सरकार ने बोला कि हम खास तौर से इस समय हम 3 अध्यादेश लाकर किसानों का भला कर रहे हैं। ऐतिहासिक बताया है इन फैसलों को, और एक देश एक बाजार, इससे जो किसान है उनको फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि किसान इससे इतने आशंकित क्यों हैं, और अगर आशंकित हैं तो आपके क्या सुझाव हैं, क्या होना चाहिए ताकि किसानों को डर ना सताए और सरकार तक भी सही सुझाव पहुंचे? हाँ, ये सही बात है कि सरकार अपने अध्यादेश को जो है ऐतिहासिक कर सकती है, लेकिन मैं ये ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि ये एक राष्ट्र एक बाजार का जो ये नारा उछाल रहे हैं, ये नारा अपने आप में जो है इस राष्ट्र को खत्म करने का नारा है, हमारे देश के बाजार को खत्म करने का नारा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि हमारा जो भारत एक देश है, एक राष्ट्र नहीं है। ये राष्ट्र विविधता से भरा हुआ राष्ट्र है। विविधता इस मायने में कि तमाम धर्म यहां पर है, विविधता इस मायने में कि ये तमाम जातियां, भाषाएं यहां पर है, और इस सब के चलते बाजार की भी विविधता है। अब आप इन विविधताओं को खत्म करेंगे, एक बाजार का नारा देंगे, एक राष्ट्र का नारा देंगे, तो एक राष्ट्र के रूप में हम भारत देश को खत्म करना चाहेंगे, एक बाजार के रूप में हम इस बाजार की जो विविधता है और इसका ये जो हम संविधान में जो संघीय ढांचा हमारे राष्ट्र का वर्णित किया गया है, उस संघीय ढांचे को जो है हम खत्म करना चाहेंगे। तो आपने जो अध्यादेश लाया है, वो अध्यादेश जो है इस देश में तानाशाही लाने की आहट है। इस देश के बने बनाए संघीय ढांचे को खत्म आप करना चाहते हैं। क्यों? कृषि राज्य का विषय है, आप राज्यों के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं, आप केंद्र से एक तानाशाही आदेश थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश की संपूर्ण विविधता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये जो मंडी अधिनियम है, आपने उसको खत्म कर दिया। मंडी अधिनियम इस बात को सुनिश्चित करता था, हालांकि ये सरकारों की गंभीरता पर भी निर्भर करता था, कि किसानों को उसके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। अब मंडी अधिनियम को खत्म करेंगे तो समर्थन मूल्य मिलने की कोई गारंटी नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम इस बात को सुनिश्चित करता था कि कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, और यदि कृत्रिम संकट पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो उससे उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की जाएगी। आप इन दोनों कानूनों को खत्म करना चाहते हैं, ठेका खेती लाना चाहते हैं, और ठेका खेती का मतलब यह है कि खेती आपकी मनमर्जी पर निर्भर नहीं रहेगी। जो खेती पर जो पुश्तैनी अधिकार है किसानों के, वो पुश्तैनी अधिकार पूरी तरीके से किसानों के खत्म हो जाएंगे, और कारपोरेट जिस खेती को करने के लिए किसानों को मजबूर करेगा, वो खेती आपको करना पड़ेगा। उसमें लागत मूल्य, समर्थन मूल्य, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप कहते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में बेचने के लिए जो है किसानों को छूट मिली। अरे हमारे देश का किसान अपने गांव से मंडी तक या सोसाइटी तक अपना अनाज नहीं ले जा पाता, तो दूसरे राज्यों में ले जाकर बेचने की बात केवल जुमलेबाजी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरे अध्यादेश हमारे देश की जो खाद्य आत्मनिर्भरता है, जो खाद्यान्न सुरक्षा है, उसको खत्म कर देंगे, और सरकार किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से बचना चाहती है, और इसलिए ये सब कसरत की जाती है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ठेका खेती
कारपोरेट खेती में बदल जाएगी और इस देश की पूरी खेती तबाह हो जाएगी। जो साम्राज्यवादी देश है यही चाहते हैं कि अनाज के मामले में हमारी निर्भरता उन पर हो जाए ताकि वो राजनीतिक रूप से हमको ब्लैकमेल कर सके। ये राजनीतिक खतरा भी जो है इन अध्यादेशों के साथ जुड़ा हुआ है। जी शुक्रिया संजय जी इस बातचीत के लिए। मोदी सरकार का दावा है कि मंडी एक्ट से छूट मिलने के बाद किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट दी गई है, लेकिन किसान नेता इसे सरकार की ओर से फैलाया जा रहा झूठ बता रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को अपनी किसी भी राज्य में जाकर फसल बेचने का हक पहले से हासिल है। इस पर भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल से बातचीत की हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने। केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि इससे किसान आत्मनिर्भर होगा और ये जो भी अध्यादेश लाए गए हैं जिनमें संशोधन किया गया है इससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन जो पंजाब के किसान हैं उनका कहना है कि इससे किसानों को ही नुकसान होगा और इसके पीछे असल में क्या कुछ सच्चाई है वो हम जानेंगे भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल जी से। सर, जो 3 अध्यादेश लाए हैं उसमें क्या कुछ है और आप लोगों का क्या आरोप है कि क्यों आप लोग कह रहे हैं कि एमएसपी से पीछे हटेगी सरकार? देखिए, पंजाब और हरियाणा 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिसने दुनिया का सबसे बढ़िया मार्केटिंग सिस्टम डेवलप किया है। बाकी स्टेट्स में कहीं किसी ने कुछ इस बात पे काम नहीं किया। और ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत में यही एक बेल्ट थी जिसने, जब हम डेफिसिट में थे उस वक्त इतना अनाज पैदा किया कि स्टेट को हमने देश को सेल्फ सफिशिएंट कर दिया। उस वक्त से आज तक कोई पाबंदी नहीं। एक बार 1974 में भारत सरकार ने जोनल रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि पंजाब का किसान गेहूं अपनी पंजाब से बाहर नहीं ले जा सकता। उस वक्त भारतीय किसान नहीं थी, खेतीबाड़ी यूनियन थी। हमने एजिटेशन की, 1500 किसान 40-40 दिन जेल यात्रा करके आए और उसके बाद उसी वक्त हमने एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हमने रिट की। जस्टिस कुलदीप सिंह जो रिटायर्ड जज हैं वो उस वक्त वकालत करते थे, वो हमारे वकील थे। तो 1976 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल फैसला है वो, उसमें लिखा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं, किसान जो अब मिट्टी से मिट्टी होकर अपनी पैदावार पैदा करता है उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाने का कोई सरकार को हक नहीं। वो अपनी गेहूं कहीं भी जाके सारे देश में बेच सकता है और जब चाहे बेच सकता है, जितनी चाहे बेच सकता है। और ये भी लिखा कि आप किसान को स्टॉकिस्ट नहीं कह सकते, वो मिट्टी में मिट्टी होकर पैदा करता है, उसकी अपनी मेहनत की चीज है, वो जब उसका दिल करे बेच सकता है। तो उसके बाद 1976 में ये फैसला हुआ। 1977 में भारत में जनता पार्टी की सरकार आई। पार्लियामेंट के पहले सेशन में ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि सारा देश एक जोन होगा। तो आज तक कोई लीगल पाबंदी कहीं भी नहीं। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, पंजाब के किसान, ये दुआबा के किसान जो हैं जालंधर एरिया के, उन्होंने अपने कोल्ड स्टोर बना रखे हैं कर्नाटक में, तमिलनाडु में। वो अपना आलू लेके जाते हैं, वहां स्टोर करते हैं और फिर जब जी चाहता है वो बेचते हैं, कोई पाबंदी नहीं। बिहार से मक्का यहाँ जब आ जाता है, यहाँ की मक्का की कीमत गिर जाती है और कोई पाबंदी नहीं, मक्का हर साल आता है। तो इससे बड़ा झूठ और क्या होगा जब किसी बात पे कोई पाबंदी है ही नहीं। तो सरकार ये क्लेम करे कि जी हमने किसान को छूट दे दी, वो कहीं भी बेच सकता है, वो तो ऑलरेडी है। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है, ये 3-4 साल पहले प्रोसेस शुरू हो गया था। सरकार पीछा छुड़ाना चाहती है। अब उसके पास जो सेंट्रल पूल है उसमें बहुत से अनाज बहुत जमा है और अब ये काम वो, क्योंकि ये सरकार जो है कॉर्पोरेट्स की गुलाम है, तो कॉर्पोरेट्स के हवाले खेती करना चाहती है। 14 खरीफ की फसलों में जो है एमएसपी भी बढ़ाई है, लेकिन धान की सबसे कम बढ़ाई है। अभी तो सरकार लगता नहीं है कि एमएसपी से पीछे हटेगी, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री खुद भी कह रहे हैं कि एमएसपी से पीछे नहीं हटेगी सरकार। देखो बेटा, प्रोसेस को समझो। एक दिन में ये जो 40-50 साल से चल रहा है सिस्टम, एक दिन में नहीं कोई खत्म कर सकता। अभी वो पहले उसको अलाउ करेंगे, वो पैर जमा ले कॉर्पोरेट्स,
वो अभी उनकी तैयारी हो रही है, वो अपनी मार्केट्स बना रहे हैं। पंजाब सरकार ने मार्केटिंग एक्ट के जो रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट करके जनवरी महीने में कह दिया कि वो अपना प्राइवेट यार्ड बना सकते हैं। अब क्या किसानों ने फैसला लिया है कि क्या कदम उठाया जाएगा ताकि जो सरकार है इसका एमएसपी से पीछे कदम ना हटाए और जो किसानों का जो हक है वो मरे ना। देखिए, कोरोना एक ऐसी महामारी है, इसने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। हम भी बंधे हुए हैं इसकी वजह से, और इसी वजह से अब तक तो वरना यहाँ कुछ का कुछ हो जाता। सिर्फ कोरोना की वजह से हम नहीं कुछ कर रहे। फिर भी कल हमने अपनी सारी डिस्ट्रिक्ट से, सारे केडर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक मीटिंग कर रहे हैं। कल नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। और एक बात कहूं बड़ी स्पष्ट, ये बात पक्की है, एजिटेशन होगी, और एजिटेशन भी इतनी मजबूत होगी, पंजाब और हरियाणा में पांव नहीं टिक पाएंगे सरकार के। धन्यवाद सर। ये थे बलबीर सिंह राजेवाल, भारतीय किसान यूनियन के प्रधान, जिनका सीधे तौर से कहना है कि किसान एक सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए जो सरकारें हैं वो किसानों को निशाना बनाती है। कैमरामैन शहद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। पंजाब में 10 जून से धान की रोपाई शुरू हो गई है। सरकार ने धान की बिजाई के लिए रोजाना 8 घंटे बिजली सप्लाई देने का ऐलान किया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस बार फिर किसान गेहूं की तरह धान की बम्पर पैदावार करेंगे। उन्होंने किसानों से कोरोना महामारी के दौरान सावधानी बरतने की भी अपील की। पंजाब के 23 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। इसमें से 6 लाख हेक्टेयर इलाके में केवल बासमती चावल की खेती होती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान किसानों की आत्महत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में एक किसान पूरनलाल अहिरवार ने खुदकुशी कर ली। परिजनों के अनुसार मौसम की बेरुखी के कारण पिछले कई साल से उन्हें खेती में घाटा हो रहा था। इससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और वो बैंक से लेकर साहूकारों तक का कर्जदार हो गए। इसी कर्ज को चुकाने के लिए वो दिल्ली में मजदूरी करने भी गए, लेकिन लॉकडाउन ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी। वो इसमें निराश होकर पैदल गांव लौट आए। परिजनों का कहना है कि कर्ज के बोझ और कमाई का कोई रास्ता न देखकर वो हिम्मत हार बैठे और फांसी लगाकर जान दे दी। वजह क्या है फांसी लगाने की? एक कर्जा की। कर्जा कितना कर्जा था? ये होगा 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपए। अच्छा, क्या करते थे आपके पिताजी? मजदूरी। कहाँ पे थे? दिल्ली। दिल्ली में कब आए थे दिल्ली से? ये 10-12 दिन हुए हैं। किसान का 90,000 का केसीसी है और लगभग 4-5 लाख साहूकारों का कर्ज है। ये अभी दिल्ली से लौटा था लखनऊ से ये पैदल अपने मऊरानीपुर गांव आया था धवाकर, और 2-4 दिन से ये पता नहीं कर्ज चुकाने की टेंशन में इसने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हमारी मांग है योगी सरकार से कि पहले तो किसानों का कर्ज माफ करे और तत्काल इस पीड़ित परिजन को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे, ये हमारी मांग है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में टिड्डियों के नए दलों के हमले जारी हैं। इससे अच्छे मॉनसून के बावजूद किसान खेती करने से डर रहे हैं। बाड़मेर में किसान अभी ज्वार की बुआई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस बार फसल घर ला पाएंगे या नहीं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने भी टिड्डियों के हमले बढ़ने की चेतावनी जारी की है। 4 जून को जारी अलर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर सोमालिया में पैदा होने वाली टिड्डी दल हिंद महासागर पार करके भारत पाकिस्तान के सीमाई इलाकों में पहुंच सकते हैं। इस बीच पूर्वोत्तर टिड्डियों के दल प्रयागराज तक पहुंच गए हैं। इस बीच हरियाणा में भी टिड्डियों के अव्यवस्थित स्वार्म मिलने से किसानों में हड़कंप मच गया है। लॉकडाउन के बाद शहरों से गांव की ओर पलायन हुआ है। इससे यहां रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना के तहत काम की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन राजस्थान के पाली जिले में मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहां के रायपुर ब्लॉक में मनरेगा मजदूरों ने काम की मांग को लेकर कार्यालय का घेराव किया। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है कि इस कोरोना के टाइम में सब लोग यहाँ मजदूर यहाँ आके बैठे हुए हैं
और उनका सिर्फ घर चलाने का एक ही है कि वो सिर्फ नरेगा में जाए और उनसे अपना घर चला रहे। तो या तो हर श्रमिक को 100 दिन का रोजगार मिले या हर जॉब कार्ड के पीछे 200 दिन का काम मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला लिया है कि जो श्रमिक मजदूर अपने अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें जो सरकारें हैं वो उसकी व्यवस्था करें, लेकिन उससे भी अब महत्वपूर्ण है कि जो श्रमिक अपने अपने गांव पहुंच रहे हैं, अपने अपने इलाके पहुंच रहे हैं, वहां पर रोजगार की क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है। अब खास तौर से जो भी लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, सबसे ज्यादा उनकी आंखें टिकी हुई हैं मनरेगा योजना पर। क्या है जमीन पर मनरेगा योजना को लेकर तैयारी, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और मनरेगा कार्यकर्ता हमारे साथ निखिल डे जुड़ गए। निखिल जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। अब ये सबसे बड़ी चिंता कि रोजगार के फ्रंट पर मनरेगा योजना में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। हमारे पास ये हमने रिपोर्ट दिखाई कि पाली में ये जो राजस्थान की कलालिया पंचायत में 337 आवेदन आए, लेकिन करीब 100 लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। उस पर लेकर जो महिलाएं हैं वो काफी रोष भी जता रही हैं पंचायत के अधिकारियों के खिलाफ। आप क्या कहेंगे कि अब इस वक्त जो प्रायोरिटी होनी चाहिए जॉब कार्ड्स बनाने की, उसमें क्या रफ्तार उतनी तेजी से उस पर काम नहीं हो रहा है? पाली जिले वाला जो उदाहरण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 3 प्रकार की तैयारियां बहुत जरूरी है। पहली बात ये है कि बिना जॉब कार्ड का आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो जॉब कार्ड अत्यंत जरूरी है। और बहुत सारे लोग जो बाहर से आए हैं उनके पास जॉब कार्ड नहीं है, तो सरकार को रुकना नहीं चाहिए कि वो आवेदन भरे। सरकार को तो कहना चाहिए कि आप आओ काम पे और हम वहीं के वहीं जॉब कार्ड बना देंगे और आपका काम शुरू कर लेंगे। दूसरा है, पाली जिले में महिलाओं के पास जॉब कार्ड था, आवेदन दे चुके थे, कई जगह आवेदन ही नहीं ले रहे हैं और सरकार कह रही है हमारी तैयारी नहीं है, हमारे पास काम की तैयारी नहीं है, तो आप अगली बार आओ। तो इन महिलाओं ने तो काफी एक पीछे पड़े थे कि हमें तो काम चाहिए, और नरेगा का पूरा आंदोलन ही था हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले, उसके गारंटी की बात थी। तो वहां उन्होंने कुछ ही लोगों को काम दिया, बाकी को दिया नहीं, और इसीलिए वहां की महिलाओं ने वो आंदोलन किया था। तो वहां एक चीज स्पष्ट आई कि सरकार ने जो शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो सामान्य साल के लिए बनाया था, लेकिन जैसे बनना चाहिए शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो इस समय सरकार की तैयारी होनी चाहिए कि बहुत सारे काम पहले से ही सैंक्शन करके रख ले, ताकि ये बहुत बड़ी बाढ़ जो आ रही है राजस्थान में, 50 लाख से ज्यादा लोग काम पे गए हैं और तब भी और लोगों को काम की आवश्यकता है। तो ये बताता है कि कितनी बड़ी आवश्यकता नरेगा में है। और तीसरी बात है कि काम भी हो, और यदि ये लोग भी आ रहे हैं और आवेदन भी भर रहे हैं लेकिन इच्छा शक्ति नहीं हो और आप काम नहीं दें, तो बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है नरेगा कानून में, और हर हालत में उसको भी लागू करना चाहिए ताकि लोगों को काम मिले, और काम नहीं मिले तो उसका बेरोजगारी भत्ता मिले, तभी ये ढांचा चल पाएगा। नरेगा ही एकमात्र चीज है जहां एक ढांचागत व्यवस्था बना है, 15 साल से चल रहा है। कम से कम लोगों को 50 लाख लोगों को लेने का काम का एक तरीका था, यूपी में भी 30 लाख से ऊपर संख्या हो गई, उसकी स्थिति थी। तो मनरेगा के आसपास ही ये पूरी चीजें बढ़ानी चाहिए और उसकी व्यवस्था और ताकतवर करनी चाहिए, वरना आज हम बहुत बुरे हालत में होते हैं। ये बताइए कि आप समय समय पर इस पर बोलते रहे हैं कि इसको खाली ग्रामीण क्षेत्र तक ही रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए, अर्बन एरियाज में भी इसको लाया जाए, ये इस तरह की योजनाएं हैं। अब सरकार ने इस पर भी जोर दिया है कि जो श्रमिक अपने अपने गांव जा रहे हैं उनकी स्किल सेट्स की मैपिंग हो। पहला सवाल तो स्किल किस आधार पर, स्किल क्या है, किसकी वो मैपिंग करेंगे, और स्किल सेट मैप हो जाएंगे तो उसमें जो स्किल्ड लोग हैं और अनस्किल्ड, तो अनस्किल्ड लोगों के लिए मनरेगा है, तो स्किल्ड लोगों के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं? बीच में ये सरकार ये भी कह रही थी कि इस योजना को खाली गड्ढा खोदने तक सीमित नहीं रखेंगे, हम ट्रेनिंग भी देंगे। उस फ्रंट पर बताएं क्या तैयारी है? तो अनिका जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अलग अलग इससे जुड़े हुए चीजें हैं। पहली बात यह है कि कहना कि खोदना और खोदते हुए कोई पानी का चेक डैम बनाना या पेड़ लगाना, या जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि पानी के बचाव के लिए कोई स्ट्रक्चर बनना, ये कोई अनस्किल्ड काम नहीं है। आप और हम यदि एक बार 4-5 घंटे ही खोदने का काम करें तो हमें समझ में आएगा कि इसमें एक बहुत बड़ी दक्षता है
और पूरी खेती भी इसी दक्षता से चलती है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन इसी दक्षता से चलता है। लेकिन उसके बावजूद बात यह है कि आज की तारीख में काम भी बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार का है नहीं, जमीन है नहीं, तो मनरेगा के कामों का विस्तार करना चाहिए और उसमें जो मनरेगा की सरकार को प्रयास करना पड़ेगा देखने के लिए कि सामूहिक हित के काम क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या काम है जिसको लेने चाहिए, उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। वैसे मनरेगा 100 दिन तो खत्म हो जाएगा क्योंकि परिवार के 2-2, 3-3 लोग जा रहे हैं काम पे और महीना, 1.5 महीने, 2 महीने में खत्म हो जाएगा और अब ये लौटने वाले नहीं है अपने अपनी जगह। तो सरकार को 150 दिन तो आपदा में बढ़ाने का प्रावधान है और वो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं 200 दिन करो और प्रति व्यक्ति करो, लेकिन एक बार वो यदि कर ले मनरेगा की खास ये बताइए चीज है उसको छेड़े तो आप दूसरी चीजों में जा सकते हैं, जैसे सर्विसेज है, ग्राम पंचायत में राशन पहुंचाना है, ये इसी समय जो परिस्थितियां हैं तो उनमें आप कह रहे हैं शहर, तो कई सारे शहर के आसपास ऐसी पंचायतें हैं जो शहरी नहीं है लेकिन शहरी क्षेत्र में आते हैं और वहां उन्होंने कोई काम ऐसे ढूंढे नहीं है, तो उनको कहना चाहिए कोई बीमार है किसी जगह, कोई लॉकडाउन हो गया किसी जगह, तो बुजुर्ग लोगों के देखभाल करना, केयर गिविंग जो कहते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें आ सकते हैं। तो मनरेगा इस पूरे कोविड का भी सामना कर सकता है। ये हमारे लिए, पंचायतों के लिए और उन शहरी इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा, केवल लोगों का जीवन दान नहीं, उस इलाके के लिए कोप करने के लिए है। तीसरा एक चीज है अनिका जी, जो आपका सवाल है कि मनरेगा में ही एक योजना रूरल डेवलपमेंट का था, उन्नति नाम के, जो लोग 100 दिन का काम खत्म करेंगे उस परिवार में किसी और को दक्षता सीखने के लिए न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन और मिलेगा, लगभग 22,000 और मिलेगा। वो बहुत बड़ा विस्तार करना चाहिए और वहां जो वापस आए हैं वो दक्षताएं लेके आए हैं तो उनको स्किल एनहांसमेंट में डाल दें, वो अपने आसपास के गांव और कस्बों में ढूंढे और उनको 100 दिन और मिले। तो ऐसी चीजें यदि सरकार इसके इर्द गिर्द चीजों को ढूंढेगी, बढ़ाएगी, इसको ताकतवर करेगी तो एक रास्ता मिल सकता है, ना केवल व्यक्तियों को जीवन दान देने के लिए लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए। जी, एक और बात बताएं कि बजट का जो रेस्ट्रिक्शन है, हालांकि अतिरिक्त बजट अलॉट किया गया है, लेकिन खासतौर से अगर राजस्थान में जैसे आपने बताया एक दिन में 40 लाख या 50 लाख तक के लोग आ रहे हैं काम के लिए, तो ऐसे में तो वो बजट चुटकियों में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बजट मनरेगा लेकिन सबसे सस्ता तरीका है जिसमें हम इस पूरे चीज का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं। बजट, हमारा अनुमान था कि 1 लाख करोड़, जब पिछला बजट हुआ और ये आपदा आई नहीं थी, हमने कहा न्यूनतम 1 लाख करोड़ चाहिए एक सामान्य साल को के मनरेगा की आवश्यकताओं को झेलने के लिए, कम से कम। इस समय हमें तो इसको दुगना या तिगना भी करना चाहिए और दुगना तिगना करेंगे तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था चलेगी। आज मनरेगा जिस मजदूर के घर में पैसा जाएगा वो अगले ही दिन बाजार में जाके सामान खरीदेंगे और वहां के स्थानीय बाजार चलने लग जाएंगे। बिल्कुल। तो ये पाया गया है कि मनरेगा तो और महिलाओं के हाथ में बहुत जाता बहुत है। शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस इंसाइट के लिए। माफ कीजिए, समय की पाबंदी है, तो जो ये कॉन्सेप्ट है, लोग जो है सीधे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो काम करें और उसके एवज में उनके हाथ में पैसा आए, और मनरेगा इस दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन योजना साबित हो सकती है। शुक्रिया इस बातचीत के लिए। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।